Hello, good morning, students. Can you hear me? Great. Thank you, Muskan. So let us start our class. I have put that to the recording. Um, Sorry for ruining your Saturday. It's kind of a holiday, but let us take a short class today. So yesterday, what we discussed about Michelson interferometer, right? तो उसको थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं ताकि हमारे माइंड में चीजें रह जाएं। डायग्राम्स ही हम देखेंगे। तो क्या था हमारे पास? एक सोर्स था, एक कन्वर्जिंग लेंस था। कन्वर्जिंग लेंस का काम है जो स्प्रेडेड बीम आ रहा है उसको हम पैरेलल बीम में बदल दें, और उस पैरेलल बीम में भी हम एक रे ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे क्योंकि बाकी सारे भी उसी की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि सारी की सारी क्या है, पैरेलल। तो इस मिकल्सन इंटरफेरोमीटर में हमारे पास एक M1 लगा है, एक M2 लगा है। स्क्रीन ऑफ है? गुड, इट शुड बी विजिबल। ओके, लेट मी डू दैट अगेन। I am not sharing from my computer, but from my pad. Let me just go to. Is my screen visible now? Okay, great. Thank you. So, what I was telling you guys was uh, हमारे पास सोर्स है, सोर्स से हमारा कन्वर्जिंग लेंस आया, पैरेलल बीम कर दिया। फिर इस इंटरफेरोमीटर सेटअप में हमारे पास दो मिरर लगे हुए हैं, M1 और M2। बीच में एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, फिर एक कंपनसेटिंग प्लेट लगी हुई है, फिर टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो इंटरफेरोमीटर के नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो इंटरफियर करवा रहा है लाइट को और हम उसको मेजर कर सकें। तो वो बन गया इंटरफेरोमीटर। तो हमने क्या देखा था इसमें, ये जो रे ऑफ लाइन, ये वाला सरफेस है ना जो हमारा बीम स्प्लिटर का, हमने उसमें फोकस करना है। तो वहां पे जो रे ऑफ लाइट यहाँ आई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पहुंच गई। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद उसके पास दो रास्ते हैं जाने के, एक तो वो ऊपर जा सकती है, एक वो इधर जा सकती है। सेम काम यहाँ से भी हो सकता है, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हम ये वाले में इंटरेस्टेड है, इस फेस में। तो इस फेस में जब इस सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ी तो वो ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, इसी तरीके से वो राइट को जाएगी, वो वापस आएगी। अब हमने और क्या पढ़ा था कि M1 से पाई की हमारा फेस डिफरेंस हो जाता है, M2 से पाई का हमारा फेस डिफरेंस हो जाता है ना, जब भी वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ से सिस्टम। दूसरा क्या हमने देखा था कि इस जगह में जो ये वाली ऊपर वाली रे है वो इस प्लेट से दो बार गुजर रही है, एक बार ऊपर जाने के टाइम, एक बार नीचे जाने के टाइम। तो इसलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है। बट ये वाली जो राइट है वो नहीं जा रहा है इसमें कोई, तो उसको कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमने एग्जैक्टली सेम थिकनेस का जो प्लेट है बीम स्प्लिटर, हमने एज अ कंपनसेटिंग प्लेट यहाँ पे लगा दिया, ताकि उसमें से वो राइट को गुजरे और उसमें से वो लेफ्ट को जब गुजरे तो जितना पाथ डिफरेंस ये ले रहा है उतना ही पाथ डिफरेंस इसका हो जाए, और वहाँ पे हमारे जो नेट पाथ डिफरेंस है दोनों का सेम हो जाए। तो ये हमने सेटअप बना दिया अपना पूरा। अब फिर चेंज क्या करेंगे इसमें, हमारी जो लेंथ है ये वाली से ये वाली D है, ये वाली से ये वाली क्या है, D है। तो हम इस D को चेंज कर सकते हैं, इस डो को बढ़ा लो घटा लो, उससे क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। और ये अगर जो आपका पार्ट डिफरेंस है अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो वो कंस्ट्रक्टिव देगा, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव देगा। वो डिपेंड करता है, हमेशा ये ट्रू नहीं होता कि इंटीग्रल मल्टीपल है तो इन डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव देगा देगा बाद में वो डिस्ट्रक्टिव देगा। वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टर सिस्टम है या ट्रांसमिटेड सिस्टम है, वो हमें ध्यान में रखना भी चाहिए। इन जनरल हम जब बात करते हैं तो लैम्डा हम रफली तौर पे हम बोल देते हैं कि जब भी लैम्डा है तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, जब भी लैम्डा बाई 2 है तब डिस्ट्रक्टिव करेगा।
बट ये हमेशा जो है सही नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। ओके, तो अब ये तो हमने इस तरीके से समझा था। अब इसको दूसरे तरीके से भी फिगर को हमने सोचना है कि वो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो आसान कर देता है। उसमें क्या है, ये टेलीस्कोप है जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, आंख। तो इसमें जैसे हमने फ्रेनेल बाइप्रिज्म में पढ़ा था, लॉयड मिरर में पढ़ा था कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सोर्स एक है, बट ये इसको डबल में स्प्लिट करके दो सोर्स बना के मोनोक्रोमेटिक बना के यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। पर हम इसको एक सीधे वे में भी देख सकते हैं। सीधे वे में कैसे देख सकते हैं, ये सोर्स है, ये टेलीस्कोप इधर ले जाओ उठा के, और ये मिरर भी इधर ले जाओ उठा के, और ये मिरर इसके पीछे ले जाओ, यहाँ ऐसे ले जाओ। या फिर आप कह सकते हो ये सोर्स इधर आ गया, M2 इधर आ गया, तो ये सारे एक लाइन में हो गए। क्योंकि आप जब देखोगे टेलीस्कोप से आपको सब कुछ दिखेगा इसमें, क्योंकि टेलीस्कोप में तो सारी इमेज आ रही है ना। तो आपको मिरर वन में सब कुछ दिखेगा। मिरर वन में आपको दिखेगा कि मिरर टू की इमेज दिखेगी यहाँ पे। ओके, और वो मिरर टू की इमेज है, फिर इसके अंदर ये सोर्स भी दिखेगा आपको। तो इसको हम एक लीनियर वे में सोच सकते हैं इंटरफेरोमीटर को, कि हमारे पास एक M1 तो है ही है जिसमें से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये तो प्रॉपर मिरर ये लगाई हुआ है जो वाला है। अब इस मिरर में हमें M2 है, M2 की है, M2 इमेज है किसकी, M2 प्राइम की है, किसकी इमेज है, मिरर M2 की। तो M2 का M2 प्राइम इमेज दिखेगी इसमें, इसमें दिख गई, बट वो भी D डिस्टेंस से दिखेगी क्योंकि ये तो D है। अगर ये D है तो जब ये इसके अंदर दिखेगी तब भी वो D से दिखेगी। और उसके बाद जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे पैरेलल बीम्स को, और फिर देखते हैं कि एक जगह पे जाके मिलते हैं, तो हमें दिखता है कि एक सोर्स अलग है, दूसरा सोर्स अलग है। तो वर्चुअली हम दो सोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उनके बीच में जो एंगल है थीटा है, जितना एंगल इनके बीच में थीटा है, वो हम ये जो एंगल्स है हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, D, 2D, क्योंकि यहाँ से यहाँ D, यहाँ से यहाँ D, और जब इस सिस्टम में हमें प्रॉपर मिरर अरेंजमेंट दिखेंगे तो सोर्स के बीच में जो दूरी है वो 2D हो जाएगी। फिर हमने देखा एक सोर्स इधर है, एक सोर्स इधर है, और कहीं पे जाके वो इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो वही हमने डायग्राम यहाँ बना ली, एक सोर्स इधर है, एक सोर्स इधर है, उनके बीच में दूरी है 2D, और थीटा इतना बना रहा है, तो एन पॉइंट में हमने इंटरफेरेंस देखनी है, और उस केस के लिए हमने फिर वो पार्ट डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है। तो हमने ये पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हमने ये किया, और उसके हिसाब से हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए इस बार देखो λ/2 है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये लैम्डा है। तो चीजें चेंज हो जाती हैं, हमेशा ऐसे नहीं याद रखना है, आपने आर्टिकल के हिसाब से याद रखना है कि कौन सा क्या है। तो इसकी कोई समरी टेबल बना सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है। समरी टेबल ऐसे बना सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट या फिनोमेना 1 2 3, मान लो न्यूटन रिंग्स, उसमें सब कैटेगरी आ गई, रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड सिस्टम, लॉयड मिरर, फिर आ गया हमें फ्रेनेल बाइप्रिज्म, फिर चौथा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उसमें हम ऐसे बना सकते हैं कि इसका पार्ट डिफरेंस लिखो, इसमें एक पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन लिख दो, इसमें पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन लिख दो, फिर इसकी लिख दो, फिर इसकी लिख दो। तो ऐसे कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है तो ये समरी वो बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हाँ मिरर की इमेजेस वगैरह बनती है, ये आप पढ़ सकते हो किताब से। तो कोई है वॉलंटियर जो ये करना चाहता है, चैट में लिख सकते हो अगर कोई है इंटरेस्टेड, या फिर थम्स अप दिखा सकते हो। मुस्कान और सिमरदीप, चलो ठीक है, आप दोनों मिलके बना दो या अलग अलग बना दो, जैसे आपको ठीक लगे। समझ आ गई बात आपको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए याद रखने में चीज़ों को। ग्रेट, थैंक यू। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। आज हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, ज़्यादा नहीं है। तो फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट सेक्शन रहता है इस चैप्टर में। उसकी हम हल्की सी इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम इसको क्लास में ही करेंगे।
आई होप मंडे से क्लास जो है वो लग जाए। ओके, अभी तक तो लगेगी क्लास, बट मौसम के हालात पता नहीं कैसे रहेंगे अगले आने वाले दिनों में। तो अभी हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उसमें है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, जैसे न्यूटन रिंग की आपने पढ़ी थी। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट, आप उस सेटअप के बीच में एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दो, फिर उसकी थिकनेस नापनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चौथी चीज है रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो मैंने कल बताया था कि जो आपको ऑरेंज लाइट दिखती है स्पेक्ट्रोमीटर में, वो एक नहीं है, वो दो छोटी छोटी लाइंस है। तो बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी लाइन है जो क्लोज है, और जूम आउट करने पे आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक लाइन है। पर आप जब जूम इन करने का अगर हमारे पास कोई तरीका हो, तो हम देखेंगे कि वो एक नहीं, वो दो लाइंस है। एक आपकी लाइन है वो 58-90 आंगस्ट्रॉम, एक दूसरी, हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है, एक है 5890 ऑंगस्ट्रॉम, दूसरा है 5896 ऑंगस्ट्रॉम। तो उसका मीन लेके हम इतना लेके चल पड़ते हैं, बट एक्चुअल में वो दो है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आप प्रॉपर इसकी थ्योरी पढ़ोगे जीमैन इफेक्ट में, कि क्यों हमारे पास दो लाइन होती है सोडियम की। वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का काम है। ओके, तो पहला आर्टिकल था हमारा मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। बड़ा सिंपल है, आपके पास पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस से आप चीजें निकाल सकते हो। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट ही किया है, ये हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर के आर्टिकल में हमारा पाथ डिफरेंस था 2d इज इक्वल टू एम लैम्डा। ओके, और आपको पता ही है चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ हमारे पूरे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। सोर्स, टेलीस्कोप, M1 M2, यहाँ पे D, यहाँ पे D, तो D प्लस D हो गया 2D। तो उस केस में हमारा ये निकल आया। तो लैम्डा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डी और एम। डी हम माप सकते हैं, एम हमारा जो भी ऑर्डर ऑफ फ्रिंज हुआ उससे हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। नाउ सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट। इसको करने से पहले हम करेंगे तीसरा नंबर, क्योंकि तीसरे में एक बात समझाई हुई है जो दूसरे में जरूरत है। तो पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। तो है क्या है इसमें सिस्टम में कि आपके एक्सपेरिमेंट में कहीं पे एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म लग गई है। मान लो ये, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सोर्स, टेलीस्कोप, M2 M1 स्प्लिटर। तो जो भी ये पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पे आपने एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी। यहाँ कंपनसेटर तो था ही था, एक और आपने फिल्म लगा दी। अब उस फिल्म की वजह से क्या होगा, जो लाइट आपकी ट्रैवल कर रही थी पहले, वो सीधी ट्रैवल कर रही थी, उसके जो पाथ डिफरेंस थे उन सबको छोड़ के आप मान लो उसका पाथ डिफरेंस ओरिजिनल टी है, जो उसका ओरिजिनल है। बट जब भी हमारी लाइट के पाथ में कोई और मीडियम आता है, जब भी आपके लाइट के पाथ में कोई और मीडियम आता है, फॉर एग्जांपल ये पाथ डिफरेंस था पहले टी, यहाँ से यहाँ वापस आके जाने का। बट जब भी लाइट के अंदर एक पाथ डिफरेंस आता है, तो सॉरी कोई मीडियम आता है, तो आपको पता है उसका पाथ डिफरेंस चेंज होता है। अब पहले पाथ डिफरेंस था टी, अब पाथ डिफरेंस जो अंदर वाला है वो है एन टी। एन टी क्यों है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मल्टीप्लाइड बाई उसकी उसका ओरिजिनल पाथ डिफरेंस में, जितना पहले पाथ डिफरेंस था अब उसमें जो है पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि नेट पाथ डिफरेंस कितना आया। पहले था टी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मटेरियल एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मटेरियल रखा, वो पाथ डिफरेंस हो गया एन टी। अब कितना पाथ डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है पहले से, तो कैसे निकालेंगे? जो बाद में आया माइनस ओरिजिनल। तो एन, हमारा टी निकालो इसको बाहर, और अंदर आ जाएगा n-1। तो ये हमारा बन गया इंक्रीज इन पाथ डिफरेंस वन वे। यानी क्या हुआ, पहले था ओरिजिनल ये, अब साथ में n भी है, क्योंकि फिल्म लग गई है यहाँ पे पूरी, फिल्म लग गई है।
एक्चुअली इस सिस्टम को ऐसे समझना बेटर है, कंफ्यूज करेगा। हमारे पास पहले लाइट ने जाना है हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है, उसका पाथ डिफरेंस है टी। अब क्या हुआ, एक फिल्म लगा दी, फिल्म पूरे टी पे लगी है। अब उस फिल्म में हम जब जब हमारा नेट नया पार्ट डिफरेंस है वो हो जाएगा एन टी। पहले था टी, नया पार्ट डिफरेंस हो जाएगा टी, क्योंकि पूरे टी पे उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया। अब ये वाला है नया, अब ये वाला है नया, ये वाला है पुराना। तो हमने डिफरेंस क्रिएट करके जो क्रिएट हुआ है उसको चेक करना है। तो डिफरेंस हमारा आ गया एन टी माइनस टी, और फिर हमने टी बाहर निकाल लिया, एन माइनस वन टी। अब इस केस में आप अगर देखो तो ये जो पार्ट डिफरेंस हमने निकाला है ये वन साइडेड निकाला है। कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कहते स्क्रीन नहीं शो हो रही, ओनली वॉइस विजिबल है। आप ना मैं आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी, आप लॉग आउट करके लॉग इन हो। जिस बच्चे को ये नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें मैं देख रहा हूँ मेरा आ रहा है। तो ये पता नहीं कौन है बच्चा, नाम नहीं मेरे को पता। हेमा। जिनको नहीं दिख रही स्क्रीन मेरी, वो दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करो। और कई बार क्या होता है कि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, वो एक नए यूजर की तरह आपको दिखता है। तो उसमें पार्टिसिपेंट्स में मुझे ढूंढो, और कहीं पे आपको स्क्रीन दिख रही है ना तो उसको पिन करो। सेंटर में क्लिक करके आपको पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। हाँ जी हेमा, आप बताओ मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अब? ओके, ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। गुड। So let me repeat that thing once again. डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। हमने क्या किया, सोर्स, टेलीस्कोप, मिरर वन, मिरर टू, बीम स्प्लिटर। हमारी लाइट गई यहाँ, यहाँ जो भी इनका प्रोसेस हुआ, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ पे इंटरफेयर होगी। अब इसमें बाकी सारे पार्ट डिफरेंस तो हमने देखे थे कि जो पहले आ रहा है वापस आ रहा है, वो सारे तो सेम रह रहे हैं। हमने कंपनसेटर लगा दिया, ये वो किया। अब हमने क्या, सॉरी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक थिन फिल्म लगा दी। जब हमने यहाँ पे थिन फिल्म लगाई, और वो थिन फिल्म के बिना, जो नीला वाला है वो बिना के, लाल के बिना इसको कंसीडर करो, ये वाली जो लाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, तो उसका जो पार्ट डिफरेंस मान लो आता है टी। ठीक है, ब्लू में ये लाइट है। बट जब हम उसमें फिल्म लगा देते हैं, तो लाइट जब इससे फिल्म के थ्रू गुजरती है, तो उसका जो पार्ट डिफरेंस आ जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस। नाउ आई वांट टू सी कि मेरा न्यू ऑप्टिकल पाथ और ओरिजिनल पाथ में कितना डिफरेंस आया, नेट पाथ डिफरेंस कितना आया। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, एन टी में से टी माइनस कर दिया, और वो बन गया एन माइनस वन टी। अब लाइट जो राइट को गई है वो वापस भी आएगी, क्योंकि किसी भी केस में लगा लो, चाहे आप यहाँ पे आपने फिल्म लगाई है या यहाँ पे फिल्म लगाई है, कहीं भी लगा सकते हो, तो वो वापस भी आएगी, यहाँ से जाएगी तो वापस भी आएगी इंटरफेरेंस से पहले। इसलिए जो नेट इंक्रीज होगा आपका पाथ में, दैट वुड बी टू वेज।
So that's why 2 times n minus 1 t. Okay, now what we have to do, we have to see, अब जब भी पाथ डिफरेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, फ्रिंजेस में डिस्प्लेसमेंट आती है, फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो चेंज होती है, उसकी लोकेशन चेंज होती है। अब मान लो मेरा जो ऑर्डर है फ्रिंज का वो n है, अब नेट पाथ डिफरेंस कितना है, अब 2d नहीं है, पहले तो हम 2d लिख देते थे, पर इस बार कितना है, वो है 2n माइनस वन टी इज इक्वल टू एम लैम्डा, जो उस पर्टिकुलर मटेरियल के कारण हमारा इंक्रीज हुआ है। अब इस केस में आप n के लिए इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई 2t प्लस 1। और जो m तो आपका ऑर्डर हो गया, लैम्डा वेवलेंथ इस पर्टिकुलर में आपको नोन होगी, और फिर t आ जाएगी आपकी थिकनेस। तो इस फॉर्मूले से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या चीज है, सेकंड नंबर आर्टिकल में हम आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट। अब इस वाले आर्टिकल में तो हम जो तीसरा वाला पढ़ा है उसमें तो हमें ये टी पता है, देखो यहाँ पे टी पता है तभी एन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। बट अगर हमें टी नहीं पता है तो हम क्या करें, उस केस में आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर उसमें आपको मान के चलना पड़ेगा कि एन आपको पता है। अगर एन भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, तो आपको कोई और वे ढूंढना पड़ेगा इसको निकालने का। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ये भी सेम ही आर्टिकल है। तो जब भी आप थिन ट्रांसपेरेंट शीट डालोगे अपने सिस्टम में कहीं पे, यहाँ पे ऑब्वियसली उसका पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो फ्रिंजेस जो आपको जैसी दिख रही हैं वो चेंज होंगी, उनकी लोकेशन चेंज होंगी, उनका विड्थ वगैरह भी चेंज हो सकती है। तो अब हमें पता है कि जो वैसे पार्ट डिफरेंस हमारा था ओरिजिनल, वो होता है 2d, जो पूरे इंटरफेरोमीटर में होता है। बट ये कब होगा, जब हम एक मिरर को डी पोजीशन से आगे ले जाते हैं, तो d प्लस डी 2d हो जाता है। बट अब उस केस में आप, अगर आपने थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट के कारण जो पार्ट डिफरेंस आया, वी कैलकुलेटेड दैट, दैट इज 2 टाइम्स n माइनस वन टी, जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्या हो जाते हैं, बराबर। और जब ये बराबर हो जाते हैं, देन वी कैन इजीली राइट टी इन टर्म्स ऑफ डी अपॉन n माइनस वन। अब ये टेक्निक बेसिकली हुई क्या है, मान लो पहले अपना सिस्टम ऐसा था, M1 M2 ये d डिस्टेंस पे थे, ठीक है। अब आप ये M2 को और d डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे यहाँ पे, और d डिस्टेंस बढ़ा दोगे, सिंस d पे क्या होगा, फिर से वो सेम लैम्डा कवर कर जाएगा जितना वो पहला था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कवर कर जाएगा। तो जो आपको पैटर्न पहला दिखता था वही एग्जैक्टली पैटर्न दिखने लग पड़ेगा, चाहे आपको कंस्ट्रक्टिव दिख रही थी चाहे डिस्ट्रक्टिव दिख रही थी, क्योंकि वो डी है। तो डी में फिर से वो रिपीट करेगा, तो यहाँ पे फिर से वो वैसा ही बिहेवियर आ जाएगा। पहले मान लो सेंटर थी, वो खुल के, मतलब ये पोजीशन चेंज हो जाएंगी फ्रिंजेस की, बट वो दिखने में फिर से वैसा हो जाएगा। और उसको आप, अगर आप एक थिन फिल्म लगाते हो बीच में, तो उसका पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, उस थिन फिल्म के बराबर हो जाएगा 2d पे, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द थिकनेस। Then the third one, the fourth one is the determination of wavelength difference. Like difference of wavelength हम लगाएंगे डेल्टा लैम्डा, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। ओके, तो अब इसके लिए हम मानते हैं, पहले हम लेके चलते हैं कि सोडियम वेफर लैंप है हमारे पास, क्योंकि उसमें दो वेवलेंथ होती हैं, लैम्डा वन और लैम्डा टू, जैसे मैंने बताया 5896, इसने राउंड ऑफ कर दिया है इसको, नैनोमीटर में लिख रहा है, तो मैं एंगस्ट्रॉम में बोल रहा हूँ। 5896 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम। ये गलत लिखी हुई है, ये सही नहीं है। 5896 एंगस्ट्रॉम,
5890 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अब हमने देखना है कि ये जो हमें, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि मैंने जूम करके दो लाइंस ड्रॉ की बहुत नजदीक। अब ये दो लाइंस हैं, आप अब जैसे जूम आउट करूंगा आपको एक लाइन दिखेगी, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हमें स्पेक्ट्रल में दिखती है। अब उसको और जूम हम किसी तरीके से कर सके, हमें दो दिखेगी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, तो दोनों के बीच में ये जो आपसी डिफरेंस है ये कितना है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट वी विल डू यूजिंग मिकलसन इंटरफेरोमीटर। तो कहानी सेम ही है इसकी फिर से। ये वो जो भी लगा हुआ है, इस बार बस हम वेवलेंथ डिफरेंट यूज कर रहे हैं सोडियम की। पार्ट डिफरेंस हमारा 2d है। नाउ हम दो केसेस लेते हैं। आपको पता है जो दोनों लाइट है उन्होंने पार्ट डिफरेंस तो सेम ही लेना है, क्योंकि लैम्डा ही चेंज हो रहा है और तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। हम फिजिकली सेटअप में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर से वही बात, सोर्स, टेलीस्कोप, M2 M1, ये सारा प्रोसेस सेम जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस। लैम्डा ही चेंज हो रहे हैं, दो, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और कोई यहाँ पे सेटअप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है दोनों वेवलेंथ्स के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो एम लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फ्रिंज है वो है m, और वो हमें दिख गई 2d इज इक्वल टू m लैम्डा 1। और वहां से हम निकाल लेंगे m की वैल्यू, वो कुछ आ गई इतनी। और सिमिलरली लैम्डा 2 के लिए हम मान लेंगे जो हमारी m दिख रही है वो m नहीं है, वो क्या है, m+1, यानी दूसरी फ्रिंज जो लैम्डा 2 के कारण दिख रही है। तो दोनों लैम्डास इतने मिक्स है कि आप बता नहीं पा रहे हो। पर एक से आपको mth फ्रिंज दिख रही है, एक से आपको m+1 फ्रिंज दिख रही है। तो दोनों ही केस में आप उसको m की टर्म्स में लिख सकते हो। तो मैथमेटिक्स की ही ट्रिक है, इसको भी m के में लिख लिया, इसको भी m में लिख लिया। अब हमें पता है m और m को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी m है, ये भी m है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। और जब हमने इक्वल किया दोनों को और फिर मैथमेटिक्स किया, मैथमेटिक्स करने के बाद हमें दिखा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/2d। और क्या दिखा हमें कि लैम्डा 1 इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, है ना। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ये इधर चला गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2d। और सिंस लैम्डा 1 लैम्डा 2 बहुत आसपास है, नजदीक है, तो हम इनको स्क्वायर में जब लिखते हैं तो हम सीधा इसको मल्टीप्लीकेशन में ही लिख देते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपस में स्क्वायर हुआ, तो वो दोनों ही लैम्डा, इसको भी लैम्डा मान लिया, इसको भी लैम्डा मान लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो बहुत कम चेंज दिखाएंगे, इसलिए उसको दोनों को लैम्डा मान लिया। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन यूज हो गई। इसके बाद ये जो हमारी क्वांटिटी है लैम्डा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ। तो उसको हमने डेल्टा लैम्डा लिख लिया। अब चाहे आप लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिखो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लिखो, मॉड आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आप मॉड में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव वेवलेंथ का कोई मतलब होता नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको मॉड में लिख सकते हैं आप। तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया आपका, लैम्डा स्क्वायर बाई 2d। सो अगर हमारे पास लैम्डा है विच इज द मीन ऑफ टू वेवलेंथ, लैम्डा इज द मीन ऑफ टू वेवलेंथ, तो आप मीन लोगे, डिवाइडेड बाय पार्ट डिफरेंस करोगे, और डेल्टा लैम्डा आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपके प्रैक्टिकल में एक आपकी लैब में एक प्रैक्टिकल है, दैट इज टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ मर्करी स्पेक्ट्रल, नॉट सोडियम स्पेक्ट्रल लाइन। तो वो हम देखेंगे, उस आर्टिकल में ये फॉर्मूला जो है यूज होगा। ये अगर बस हमारे पास मिकलसन इंटरफेरोमीटर प्रैक्टिकल लैब में होता तो हम ये चीजें करके देख सकते थे कि कैसे जब हम एक सेटअप हमारे पास बना हुआ है, एक सेटअप हमारे पास बना हुआ है, और जब हम ये पूरे सेटअप में क्या दिख रहा है, हमें एक फ्रिंजेस दिख रही हैं ऐसी, ठीक है। बट जब हम डी चेंज करते हैं,
ये M2 मिरर को दूर लेके जाती हैं, तो ये फ्रिंजेस ना चेंज होने लगती हैं ऑर्डर इनका। ये जो 1 है ये 2 में चल जाती है, 2 3 में चल जाती है, तो 1 2 में जाती है, 2 3 में जाती है, ऐसे ये शिफ्ट करती है, आपको प्रॉपर दिखती हैं कि ऐसे ये शिफ्ट हो रही हैं आगे आगे। तो वो फिर ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। मैं कोई वीडियो देखूंगा, अगर यूट्यूब पे मुझे मिलती हैं तो आपको भेजूंगा। ओके, सो फार सो गुड। कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। Okay, there is no question. So let us move forward. Um, so the last article for today is visibility of fringes. Like fringes का कोई ऐसा माप है जो हमें बता सके कि कितनी वो विजिबल हो सकती हैं? कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकें? So that is something Michelson fringe visibility factor, which Michelson fringe visibility factor, which is written in terms of mathematically V is equal to maximum intensity minus minimum intensity divided by the sum of these two quantities. So you have to remember this thing. ये आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर के सवाल में. Now, I max is the maximum intensity, I minimum is the minimum intensity of the fringe pattern. एंड जो फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो 0 से 1 में बीच में वेरी करेगी. तो 0 है तो 0 इंटेंसिटी, 1 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी. Obviously, the visibility of fringes depends upon the optical part difference. सिंपल सी बात है. तो अगर सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक है, विजिबिलिटी ऑफ जो हमारी फ्रिंजेस हो जाएगी 1. तो कॉन्ट्रास्ट जो है फ्रिंजेस का वो परफेक्ट दिखेगा, यानी आपको प्रॉपर एक फ्रिंज दिखेगी, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. और और क्या लिखा है यहाँ पे, अगर फॉर एनी अदर लाइट सोर्स, अगर मोनोक्रोमेटिक है तो आपको हमेशा ही 1 ही दिखती है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, अगर दोनों ओवरलैप कर रही हैं, सेम पार्ट डिफरेंस है, एक वेवलेंथ भी ये है दूसरी वेवलेंथ भी ये है, तो एम्पलीट्यूड आपको पता है प्लस हो जाता है. तो वहां पे विजिबिलिटी भी, और अगर एम्पलीट्यूड प्लस हो रहा है तो आपका इंटेंसिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो दैट मीन्स वहां पे इंटेंसिटी भी आपको बढ़ के दिखेगी, मैक्सिमम दिखेगी. और तो मोनोक्रोमेटिक के केस में तो ये होता है जहाँ पे सिंगल वेवलेंथ होती है, वहां पे मिक्स वेवलेंथ होती है, मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है. फॉर एनी अदर लाइट सोर्स वहां पे विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. वो इक्वल, एक के बराबर भी हो सकती है, पर एक से कम भी हो सकती है. और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आने से वो जो विजिबिलिटी है वो डिक्रीज करती है. तो इसका जो राइट साइड में हमने प्लॉट देखते हैं, जो विजिबिलिटी है वो है 1, पार्ट डिफरेंस जब 0 है, और जब पार्ट डिफरेंस बढ़ना चालू हो जाता है तो विजिबिलिटी जो है डिक्रीज करने लगती है. ये हम प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में. न्यूटन रिंग्स में नहीं कर सके क्योंकि डी ही नहीं चेंज कर सकते हम. निकलसन में ही कर सकते हैं ये, पर निकलसन अब है नहीं हमारे पास. तो ये आपका आर्टिकल यहाँ खत्म हो जाता है. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, एग्जाम्पल 29-30. इनमें से कोई एक एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं. आपने वैसे किए ही हुए हैं, बट फिर भी कि ये 31st क्वेश्चन हम देखते हैं. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन ऑफ मूवेबल मिरर ऑफ निकलसन इंटरफेरोमीटर गिविंग बेस्ट फ्रिंजेस इन द केस ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ इतनी. तो पहले तो निकालते हैं क्वेश्चन में से दिया क्या हुआ है. तो पहले तो मैथमेटिकल चीजों पे हम जब देखते हैं, तो ये किताब ना सही नहीं लिखती है, ऑंगस्ट्रॉम आएगा. तो यहाँ पे हमने निकाला एक वेवलेंथ और 2 वेवलेंथ हमें दी हुई है. ओके, अब वो क्या हमें कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन ऑफ मूवेबल मिरर. यानी आपका जो मिरर जो है बीच में लगाया हुआ है, सोर्स टेलीस्कोप M2 M1, यहाँ पे मान लो एक मिरर, सॉरी
मिरर तो ये लगा है, मिरर ये लगा हुआ है। तो इस मिरर को पहले इस पॉइंट ए से फिर किसी बी पॉइंट में लेके गए हम, पाथ डिफरेंस हमने चेंज किया। तो बताओ कि ये जो दो सक्सेसिव पोजीशन में, यहाँ पहली पोजीशन ये, दूसरी ये, इन दो सक्सेसिव पोजीशन में ये जो डी मान लो, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है। ठीक है, तो अब हमने सोचना है कि कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास है जो हमें गिवन जो चीजें हमारे पास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी दे सकता है। तो हम आते हैं रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूलाज में। उसमें हमें पता है कि अगर हमारे पास लैम्डा वन लैम्डा टू है तो उससे हम डेल्टा लैम्डा निकाल लेंगे। तो डेल्टा लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा हमें दिया ही हुआ है, वो एवरेज है दोनों की, और टू डी नीचे है, डी निकालना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला जो है यूज किया। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या मेरे को दिया है उस, और मैथमेटिकली कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज करना है, उसके रिलेटेड गिवन के कौन सी ऐसी ऐसी चीजें जो। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज बंद कीजिए। तो वहां से आप ये टू डी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये मैथमेटिक्स आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो ये एक है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको हम चलो देख लेते हैं क्या इसमें गिवन है क्या नहीं। कैलकुलेट इन नियरेस्ट होल नंबर फ्रिंजेस दैट मस्ट बी काउंटेड फॉर रेड लाइट फॉर शॉर्टेस्ट relation be used with Michelson interferometer. The length of the shorter इटालोन क्या होता है? The wavelength of red cadmium light is this. तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मिल गई, यानी ये तो वेवलेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर अब वो पूछना क्या चाह रहे हैं कि कितने नियरेस्ट होल नंबर fringes that must be counted for red cadmium light for shortest Italian used with Michelson interferometer. तो होल नंबर फ्रिंज यानी जो एम है आपका वो कैसे चेंज हो रहा है। होल नंबर क्यों है ये, एम आपको पता है 0 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ पे सॉल्व करते वक्त एम को एन बोल दिया है, तो बेसिकली एम बोल दो एन बोल दो, आपका आपकी इच्छा है। तो इस सिस्टम में मिकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने ये फॉर्मूले से स्टार्ट किया, 2d इज इक्वल टू एन एम लैम्डा, और डी जो है हमें डी दिया है इस क्वेश्चन में, इसने कैसे ले लिया ये, दिया है यहाँ पे, ये मिट गया है, किताब में आपको दिख जाएगा। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रिटर्न हमारे पास दिया है, जिसके कारण पार्ट डिफरेंस आया है, और वो आ जाएगा डी 0.39 मिलीमीटर, ये इतना आ गया। लैम्डा आपको दिया हुआ है, इससे आप एम जो है निकाल सकते हो। यानी 1200 फ्रिंजेस जब आप शिफ्ट करोगे तब आपको इटोलॉन के कारण इंटरफेरेंस दिखेगी। एक मिनट ये देखते हैं इटोलॉन होता क्या है। आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ मटेरियल। इटोलॉन इज लाइक, जैसे हम कंपनसेटिंग प्लेट यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे कंपनसेटिंग प्लेट लगा रहे हैं, ये सिस्टम को इटोलॉन भी बोल देते हैं। और इसके कारण जो पार्ट डिफरेंस करके जो चेंज आएगा फ्रिंजेस के ऑर्डर में, वो पूछा हुआ है उसने कि कितनी फ्रिंजेस को आप जब आप चेंज करोगे फिर जाके आपका इटोलॉन के कारण आपका जो ओरिजिनल और डिफरेंस, ओरिजिनल और न्यू में आप दिखा सकते हो डिफरेंस। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाता है। अब जो लास्ट आर्टिकल है आज के दिन का, जिसकी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ज़्यादा भी खास नहीं है, 2 3 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम फैब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर, जिसे नाम से ही पता लग रहा है। फिर से
ये इंटरफेयर कराएगा लाइट को किसी तरीके से, चाहे वर्चुअल सोर्स बनाए, चाहे अपने अंदर ही किसी तरीके से मिरर की वजह से सोर्स बनाए। तो फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर दो साइंटिस्ट के नाम से है, मेरी फेब्री एंड जीन पैरेट, जिन्होंने मल्टीपल बीम हाई रेजोल्यूशन इंटरफेरोमीटर बनाया। अब इसकी खासियत क्या है? ये मल्टीपल बीम है और हाई रेजोल्यूशन है, जो कि मिकलसन इंटरफेरोमीटर नहीं है। मिकलसन इंटरफेरोमीटर हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बस ये फेब्री पैरेट होता है। हाई रेजोल्यूशन कब बनेगा इंटरफेरोमीटर? जब उसमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो भी इंटरफेरेंस हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तभी वो बहुत अच्छी इंटेंसिटी जितनी होगी उतना ही रेजोल्यूशन भी अच्छी से हमें दिखेगी। तो जो फ्रिंजेस हमें दिखती है इस इंटरफेरोमीटर में, दैट इज मच शार्पर देन द मिकलसन इंटरफेरोमीटर। पर जो रिजॉल्विंग पावर है फेब्री इंटर मोर ओवर सॉरी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री इंटरफेरोमीटर इज आल्सो हाई। इसलिए अगर किसी इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर हाई है, देन उसका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी आप इसको देख सकते हैं। फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जैसे मैं फिर से बना रहा हूँ, ये दो बहुत क्लोज हैं, जूम आउट किया, ये हमें एक दिख रही है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ 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 जो हमें ये पे एक लाइन दिख रही है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, और उसका फाइन स्ट्रक्चर जब हमने देखना है तो हम उसको जूम करते हैं, किसी तरीके से उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जूम करना एक नॉर्मल रफ एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ, वैसे हम इसको प्रॉपर ऑप्टिकली स्टडी करते हैं। तो इसका जो हम फाइन स्ट्रक्चर देखना है कि इसमें कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर है। Thus, Fabry Perret interferometer is more suitable to observe and study the fine structure of spectral line. जब हम इसका मैथमेटिक्स करेंगे तब इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। अब इसमें होता क्या है, डायग्राम से दिखते हैं कि एक P1 मिरर है, एक P2 मिरर है, सॉरी लेंस है, ये ग्लास है, जिसमें से एक सोर्स की लाइट एंटर हुई, और वो जो है वही वो जो हमने पहले पढ़ा था ना थिन फिल्म्स के केस में, बट वहां पे थिन फिल्म थी, यहाँ पे डी कुछ डिस्टेंस है, और ये दो है यहाँ पे, एक तो सोर्स है, सॉरी एक सोर्स हो गया, एक हमारे पास आ गया ये पहला मिरर, पहला ग्लास, फिर डी डिस्टेंस के बाद दूसरा ग्लास आ गया। अब इस ग्लास में लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ट्रांसमिट भी कर सकती है, रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ट्रांसमिट भी कर सकती है। इस पार्ट से हमें लेना देना है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड अंदर हो रहा है, उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो मेन यहाँ पे फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में जो मेन बार बार आप देखोगे, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर मल्टीपल बीम, यानी एक बीम ऑफ लाइट आया जो कि बार बार यहाँ पे आपस ही अंदर मल्टीपली रिफ्लेक्ट हुआ, और उस मल्टीपली रिफ्लेक्ट होने के कारण उसमें मल्टीपल ट्रांसमिशन हुई, और उस ट्रांसमिशन जब उसको एक लेंस में से गुजारा गया तो उस एक पॉइंट पे उसको फोकस कराया गया, तो ये सारी की सारी क्या है, आपस में यहाँ पे इंटरफेयर हुई। अब इनकी इंटरफेरेंस चाहे कंस्ट्रक्टिव हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इसका सेटअप है, और इसके अराउंड ही हम इसका मैथमेटिक्स जो है करेंगे। इसका मैथमेटिक्स थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ करवाने को। तो इस आर्टिकल के बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। Okay, now I will stop for like 30 seconds if you have any question. Okay, if there is no question, so let us then conclude the class, and we will continue our class on Monday, hopefully in a real setup. Okay, till then, bye bye. Take care.